जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान का ये टॉपिक है, तो जो बच्चे कक्षा 10 विज्ञान में हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो पे बने रहिए। आपको कक्षा 10 विज्ञान के जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके पूरे पार्ट के वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे आज इस चैनल में पहले ही प्रथम बार देख रहे हैं तो वो इस चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो वहां से देख सकेंगे, जिससे आपको इस पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाया गया है और आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो देखते हैं, तेल एवं वसायुक्त, इसमें दो चीज़ें हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन, वायु में कई प्रकार की गैस होती हैं लेकिन स्पेशली ऑक्सीजन की बात की जा रही है, के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? ऑक्सीकृत, जिसको हिंदी में कहते हैं उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं। इसे ही हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है कि जो चिकनाई वाली वस्तुएं होती हैं, खाद्य वस्तुएं, वो क्या होती हैं, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के से क्रिया कर लेती हैं और जब ये क्रिया कर लेती हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं और ऑक्सीकृत होकर वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती और उनका स्वाद एवं गंध खराब हो जाता है, जिससे वो खाने योग्य नहीं रहती। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप दोबारा देख लें कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या यहाँ पर आप उपचयित भी लिख सकते हैं, उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं। इसे ही हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। और इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं कि विकृत गंधिता जो होती है वो उसको किस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, यानी कि जो ऐसे पदार्थ हैं जो विकृत गंधित हो जाते हैं, उनको अगर हम विकृत गंधित ना हो पाएँ तो उनको किस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं। तो नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम सक्रिय होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए ये प्रोडक्ट से ज़्यादा जल्दी से क्रिया कर लेती है। तो नाइट्रोजन गैस मिला देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा आप इसमें देख रहे हैं वायुरोधी, जिसको इंग्लिश में एयर टाइट बोलते हैं। तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर उसको भी बचाया जा सकता है, यानी विकृत गंधित होने से उसको भी बचाया जा सकता है। इसके पश्चात अगला देखेंगे, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी अगर हम लोग ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दें तो उस खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हो गए, 3 उपाय जो आपको ये मैंने बताए। इसके पश्चात ये वाला टॉपिक हो गया। इसके पश्चात आप जो है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण, कि एक प्रश्न आता है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्या आता है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसमें इसी से रिलेटेड वो प्रश्न है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन हो गए, आलू के चिप्स हो गए, इनको क्या करते हैं, हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसको आप अपने पुस्तक से देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसके पश्चात आप जो दूसरा इसमें लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा, आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती हैं उनका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो उपचयन माने ऑक्सीकरण, तो क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दृष्टि से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें पहला जो है आप देख रहे होंगे कि संक्षारण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं या जंग लगना किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी
मेन चीज़ है इसमें नमी। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी के संपर्क में आती है, नमी माने पानी के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर यानी उस धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है। जो वो परत चढ़ जाती है उसी परत को हम लोग संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे इसके कई उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि इसमें लोहे में जंग लगना जो एक धीमी प्रक्रिया है और एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें लोहे में जब जंग लगती है तो नया पदार्थ बनता है जिसको जंग कहते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जो मंद गति से होती है। तो इसको भी हम लोग इसमें संक्षारण के उदाहरण में लिख सकते हैं, क्योंकि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3, तो ये जंग का सूत्र है। तो ये जंग में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्षरण होने लगता है, जिसको हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। चांदी जो होती है, सिल्वर पर काली परत चढ़ जाती है यानी सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं देखेंगे आप, जो आयरन था, आयरन में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, तब ऑक्सीजन जुड़ गई यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पर लोहे का फेरिक ऑक्साइड में उपचयन हो गया, यहाँ चांदी का सिल्वर ऑक्साइड में यानी सिल्वर का सिल्वर ऑक्साइड में उपचयन हो गया। तो चांदी पर काली परत का जमना भी जो उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तांबा जो होता है, तांबे पर हरी परत का जमना यानी जो कॉपर होता है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रकार से कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो जाता है। तो इस प्रकार ये 3 उदाहरण जो आपने पढ़े, ये आपके परीक्षा में विकल्पों में भी पूछ लिए जाते हैं। लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना, तांबे पर हरी परत का जमना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले पेंट करके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस धातु को जिसको संक्षारण से बचाना है उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देंगे। जब हम लोग पेंट कर देंगे तो उस धातु का, जब ये धातु के ऊपर जब हम लोग पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर नमी का आक्रमण नहीं होगा, तो नमी का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। और जब नमी का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर संक्षारण की परत कोई नहीं चढ़ेगी यानी जंग की परत नहीं चढ़ेगी। तो पेंट करके उसको हम लोग बचा सकते हैं। इसके पश्चात है विद्युत लेपन करके। तो विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लाटिंग द्वारा भी हम लोग किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की जब हम लोग परत चढ़ा देते हैं, उस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसके कारण भी संक्षारण रोकने के उपाय में ये भी आप लिख सकते हैं। तो विद्युत लेपन करके भी हम लोग धातु को बचा सकते हैं। इसके पश्चात ग्रीस लगाकर धातु पर हम लोग चिकनी ग्रीस लगा देते हैं, जिसके कारण वायु और नमी से संपर्क टूट जाता है, जिससे वो धातु जंग लगने से बच जाती है। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि आपको पेंट करके, विद्युत लेपन करके, ग्रीस लगाकर हम लोग धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं और जो समीकरण वाला पार्ट था ये कंप्लीट होता है। तो इसके पश्चात आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस चैनल पर जो विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस चैनल पर अपलोड हुए सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो इस पार्ट के जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं, OT वाले क्वेश्चन हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको मैं रखूँगा। तो इसके पश्चात ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा पार्ट 5। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।